नमस्ते दोस्तों। सोचिए अगर आपके सुनने की शक्ति कमजोर हो और आप एक ऐसी सुनसान बिल्डिंग में पहुंच जाएं जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि डरावनी आवाजें भी आपका पीछा करती हों, जो इतनी खतरनाक है कि आप सन्न रह जाएंगे। और वहां छुपी है एक डिमोनिक आत्मा जो इन आवाजों से इंसानों का शिकार करती है। आखिर डिमोनिक आत्मा की आवाज इस बिल्डिंग में क्यों गूंजती है? यही है हमारी आज की कहानी, जो कि है नॉइज, जिसकी कहानी डरावनी है एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत जूसिया नाम की लड़की से होती है जो एक कंपनी में काम करती है और उसके पास के ही अपार्टमेंट में रहती है। उसको असल में काफी दिनों से अपने अपार्टमेंट में अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसे वहाँ से अजीब आवाजें आ रही थी जिसका कारण वो पता नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने पिछले दिन घर में एक कैमरा लगवाया है, जिसको देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें से एक आवाज आ रही थी जिसका सोर्स पता नहीं चल रहा था। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में किसी के सांस की आवाज आ रही थी, जिसे सुन के हम साफ समझ जाते हैं कि वो किसी इंसान की सांसें लेने का तरीका नहीं था। खैर, इस बारे में जूसिया सोच ही रही होती है कि तभी उसके लैंडलाइन पे किसी का कॉल आता है और वो जल्दबाजी में कैमरे को बालकनी की तरफ चालू करके रख देती है और सीधे फोन के पास चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से उसको किसी की आवाज नहीं आ रही थी, पर वही कैमरे से बालकनी में कुछ अजीब तरीके की परछाइयों को नोटिस किया जा सकता था, जिसके बारे में जूसिया को अंदाजा नहीं होता। तभी उसके घर की बिजली चली जाती है, पर अभी वो कैमरा को उठाकर आगे जाने लगती है और तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो इस बार बहुत ज्यादा तेज थी, जिसे सुनने के बाद जूसिया काफी डर गई थी। लेकिन इसके बाद वो गायब हो जाती है। खैर, इसके बाद जूसिया ऑफिस नहीं जाती है तो उसके कंपनी वाले जूसिया की बहन जू योंग को कॉल करके बताते हैं कि 4 दिन से जूसिया नहीं आई है। दोस्तों, जूसिया असल में डेफ है और उसे सुनने के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, अब ये जानने के बाद जू योंग को भी काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो काफी समय बाद जूसिया के घर की तरफ जाने लगती है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो पूरा घर बिखरा हुआ था और ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब थी। खैर, अभी जू योंग सब इग्नोर करते हुए जू यो के रूम में जाती है और वहाँ भी सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जू योंग टेंशन में हो जाती है और अब वो अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर अभी जूसिया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। खैर, अब इसके बाद जू योंग उस समय को याद करती है जब कुछ समय पहले अचानक उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था, क्योंकि दोस्तों उसके हिसाब से सीलिंग के पास से काफी आवाजें आया करती थी, जिस वजह से वो बहुत इरिटेटेड रहती थी। लेकिन जूसिया बचपन से डेफ थी और हियरिंग एड की मदद से ही सुन सकती थी, इसीलिए उसे उस समय भी कोई आवाजें नहीं आ रही थी, जिस वजह से दोनों बहनों के बीच में बहस हो गई थी। और जूसिया झाड़ू से सीलिंग को पीटते हुए लगातार बस यही बोले जा रही थी कि शोर मचाना बंद करो। खैर, अब प्रेजेंट में जूसिया के सामान की तलाशी लेते वक्त जू योंग को उसका फोन मिल जाता है, लेकिन उसके फोन में चार्जिंग नहीं थी। इसलिए जू योंग चार्जर को ढूंढते हुए जैसे ही जमीन पे पड़े कपड़े उठाती है तो उसे फ्लोर से अजीब तरीके का जला हुआ काला निशान दिखता है, जिसे देखकर जू योंग की हालत खराब हो जाती है और तभी दीवार में से आवाज आने लगती है। तभी अचानक गेट के पास वाला फोन बजता है। उसे रिसीव करने पे दूसरी तरफ से कोई जू योंग को गेट खोलने को कहता है। अब गेट खोलने पर गेट के बाहर एक जेंटलमैन टाइप का बंदा खड़ा था जो जूसिया के अपार्टमेंट के जस्ट नीचे वाले रूम में रहता था, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके हिसाब से जू योंग अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। लेकिन ये बात सुन के जू योंग शॉक थी, क्योंकि उस अपार्टमेंट में आने के बाद उसने कोई शोर नहीं मचाया था और ये बात वो उस आदमी को बताकर वहाँ से भेज देती है। लेकिन तभी उसे पास में एक लड़की का साया खड़ा दिखाई देता है, पर जू योंग उस पर ध्यान न देकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद वो जूसिया का फोन खोलने की कोशिश करती है और यहाँ वो अपने माता पिता की डेथ को याद करती है। उस समय जूसिया काफी रो रही थी। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि जूसिया का फोन जू योंग से नहीं खुलता और उसे जल्दी से जल्दी अपनी बहन जूसिया को ढूंढना था। इस वजह से वो अगले दिन सोसाइटी के गार्ड के पास जाती है, लेकिन उसको भी जूसिया के गायब होने के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके हिसाब से जूसिया के अपार्टमेंट में कुछ खतरनाक गड़बड़ी थी, जिसके बारे में गार्ड जू योंग को बताने ही वाला था कि तभी एक लड़की आकर उसको बताती है कि बेसमेंट से उसको अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर गार्ड तुरंत ही जू योंग और उस लड़की के साथ बेसमेंट को खोलता है, जो लगभग 10 साल में सिर्फ तब खोला जाता था जब किसी का जब्त किया हुआ सामान या फालतू सामान रखना होता था। इसी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और लोग आते जाते बेसमेंट की बिल्डिंग से कूड़ा फेंक देते हैं।
इसीलिए गार्ड के हिसाब से वहाँ कोई भी आकर शोर मचाने या किसी को डराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो वहाँ से आवाज आना नामुमकिन है। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सोसाइटी की चेयरवुमन आती है, जो उस औरत की बातों को बेकार ड्रामा बताकर उसे डांटते हुए वहाँ से भगा देती है। दोस्तों, जू यंग एक ऐप के जरिए लोगों से बात किया करती थी। वो ऐप आसपास के लोगों को रिटर्न फॉर्म में मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाती थी। खैर, शाम को अब जू यंग परेशान होकर जियो सियो के अपार्टमेंट के बाहर जब जाती है तो गेट पर उसको बड़ा सा एक वार्निंग साइन मिलता है, जो कि उसके पड़ोसी ने लिखा था कि अब अगर जू यंग ने जरा सा भी शोर मचाने की कोशिश करी तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन जू यंग इसे इग्नोर करके घर की सफाई करने लगती है। तब उसे एक गिफ्ट मिलता है जो जू सियो जू यंग को उसके बर्थडे पे देने वाली थी। वो एक नया और एडवांस हियरिंग एड था, जिसमें जू सियो ने अपनी बहन के लिए एक बर्थडे मैसेज भी रिकॉर्ड किया था, जिसे सुनकर जू यंग काफी इमोशनल हो जाती है और अब वो अपने बर्थडे को एज अ पासवर्ड जू सियो के फोन में डालने की कोशिश करती है और उसका फोन खुल जाता है। मतलब भले ही दोनों बहनों में कितनी ही लड़ाई हुई हो, जू सियो जू यंग से काफी प्यार करती है। खैर, अब जू यंग जल्दी से उसके लास्ट कॉलर को टेक्स्ट करके कॉल बैक करने के लिए कहती है। अब उसने अपने हियरिंग एड को फोन से कनेक्ट कर लिया था और वो फोन की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। उनमें से एक रिकॉर्डिंग उसी शोर की आवाज की थी जो बार बार जू सियो को सुनाई देती थी। लेकिन उसे सुनते समय जू यंग काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो आवाज हियरिंग एड में से नहीं बल्कि असलियत में दीवार के पास से आ रही हो। इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, अब वो नहाने चली जाती है और जब वो बाहर आती है तो गेट के पास से जू सियो की आवाजें आ रही थी, जो अपनी बहन से गेट खोलने को कह रही थी। लेकिन दोस्तों, जू यंग जानती है कि जू सियो के अपार्टमेंट का लॉक पासकोड से खुलता है, जो कि जू सियो को पता ही होगा, तो आखिर दरवाजा खोलने को क्यों कह रही है। बाहर से काफी डरावनी आवाज आती है, जिससे जू यंग के कान में जोर से दर्द होना चालू हो गया था और ये देखकर वो डर के मारे उठती है। मतलब ये सब उसका एक सपना था। इसके बाद बाहर जाने पे उसे की हुन मिलता है, जो पास के पड़ोसी से बहस करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उसके हिसाब से उनके अपार्टमेंट से एक लड़की गायब हो गई थी और उन्हें इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। असल में की हुन कोई और नहीं बल्कि जू सियो का बॉयफ्रेंड था, जो जू सियो के अचानक गायब हो जाने से काफी ज्यादा परेशान था। इसलिए जू यंग उसे अपने साथ जू सियो के घर ले जाती है। उसने अब की हुन को जू सियो के गायब होने के बारे में सब बता दिया था और तब की हुन डिसाइड करता है कि वो जू यंग के साथ किसी भी हाल में जू सियो को ढूंढेगा और इसीलिए वो उस रात उसी घर में रहता है। यहाँ जू सियो के नंबर पे लास्ट कॉलर का कॉल आता है, जो असल में एक इमरजेंसी सर्विस का काम करने वाली एक औरत थी। अब जब ये लोग उस लेडी से मिलने जाते हैं तो वो इन्हें बताती है कि जू सियो बार बार परेशान होकर उन्हें अपार्टमेंट में किसी भयानक शक्ति के होने के बारे में बता रही थी और जू सियो के उस अपार्टमेंट में आने से एक हफ्ते पहले एक औरत ने सुसाइड कर लिया था। ये जान के जू यंग काफी डर जाती है। वो औरत उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसने बताया था कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है और 704 अपार्टमेंट से उसे आवाजें आती सुनाई देती थी। और जिस रात उस औरत ने खुद को फांसी लगाई, उस रात जू यंग गायब हो गई थी। उसको लगता है कि जू सियो को उसी औरत की आत्मा ने मारा होगा। पहले अब वापस घर आने पर उसे फिर से घर के बाहर उसी आदमी का नोट मिलता है, जिसमें जू सियो को जान से मारने की धमकी लिखी हुई थी, क्योंकि उस आदमी को अपार्टमेंट से काफी आवाजें आ रही थी। रात में की हुन जू यंग से बात कर रहा होता है, तभी अचानक से नीचे के फ्लोर में रहने वाला आदमी गुस्से में गेट नॉक करने लगता है, जिसे देखकर अब जू यंग को डर लगने लग गया था। तभी की हुन उसकी मदद करते हुए उसे चुप रहने को कहता है और खुद बाहर जाकर उस आदमी से बात करता है। वो आदमी देखता है कि उस घर में सिर्फ की हुन है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन आज वो आदमी इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो हथियार लेके जू यंग को मार नहीं आया था। दैट मीन्स कि उस घर में जो भी चीज इस तरह की हरकतें करवा रही थी वो काफी खतरनाक थी। आगे जू यंग जब अपनी बहन की मिसिंग पोस्टर लगाने बाहर जाती है तो उसे एक बच्चा पास में झांकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जू यंग जब उसके पास जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से एक औरत आती है जो उससे बात करती है और समझाती है कि उसे अपनी बहन के गायब हो जाने के बाद कम से कम उस जगह पर ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे कोई इंसान मरा हो वो जगह काफी खतरनाक होती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जू यंग को पास के ही झूले पे एक लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन असलियत पे वहाँ कोई था ही नहीं। अब आगे अपने घर में जाने पर जू यंग वॉश बेसिन में हाथ धो रही होती है, तब उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर लग रहा था कि जैसे वो पानी से आ रही हो। इसलिए वो कान लगाकर पानी में और पाइप्स के पास चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। खैर, इसके बाद अब वो सोने चली जाती है, पर तभी अपार्टमेंट का गेट खुलता है और जू सियो अंदर आ जाती है। ये देखकर जू यंग हैरान थी। जू सियो अपनी बहन से पहले सीधे बात नहीं करती,
मगर बाद में वो उसे अच्छे से बात करने के बाद आराम करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तब जू यंग भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि जू सियो गायब हो गई थी, लेकिन ये सब जू यंग का वहम था। इसके बाद वो हॉल में आ गई थी कि तभी उसे जू सियो सीलिंग में फांसी लगाकर लटकी हुई दिखाई देती है। इसे देखकर जू यंग जोर जोर से रोना चालू कर देती है, लेकिन उसकी आंख तुरंत बेड पे खुलती है क्योंकि ये सब उसका एक डरावना सपना था। अब अपने हेयरिंग एड को चार्जिंग पे लगाती है तो उसे पीछे मौजूद बालकनी के गेट के पास किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि असल में उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात अचानक उसकी विंडो पे कौन आया होगा। और तभी उसे एक शैतानी हाथ दिखाई देता है और तभी अचानक उसका पड़ोसी गुस्से में गेट को पीट पीट कर दरवाजा खोलने को कह रहा था, जिससे जू यंग का ध्यान भटक जाता है। और अब जब वो वापस बालकनी की तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो अब चाकू लेकर बालकनी में जाती है, लेकिन उसको वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता और अब उसका पड़ोसी जा चुका था। तब जू यंग की सांस में सांस आती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पड़ोसी अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचकर पागलों की तरह चिल्लाना चालू कर देता है। तभी एक शैतानी आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर भागने की कोशिश में वो 5th फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन नीचे जाने पर जब जू यंग को ये बात पता चलती है तो वो पास में मौजूद डिटेक्टिव को बताती है कि असल में ये वही बंदा है जो रोज उसके घर के बाहर आकर उसको धमकाया करता था। अब ये दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चेयरवुमैन आ जाती है, जो गुस्से में जू यंग से कहती है कि वो ये सब ड्रामा बंद करे क्योंकि इससे उसकी इमेज खराब हो रही थी, जिससे हाल ही में होने वाले इलेक्शन में उसे नुकसान होगा। जू यंग लो फील कर रही थी, इसीलिए वो शिन से बात करने जाती है जो उस दिन उसे उसके घर के नीचे मिली थी। शिन असल में उसी के अपार्टमेंट के 804 रूम में रहती है, जो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। अब जब ये दोनों लोग बात करती हैं तो जू यंग को पता चलता है कि असल में उसके घर में कोई भी खून नहीं हुआ था, बल्कि उसके घर में वो इंसान रहता था, यानी कि एलेक्स, जिसने 704 में रहने वाली चेयरवुमैन मुनजंग को जान से मार दिया था। दोस्तों, मुनजंग शिन के नीचे वाले अपार्टमेंट में ही रहा करती थी, जिसे शिन की बेटी से काफी दिक्कत थी क्योंकि उसके हिसाब से शिन की बेटी काफी आवाजें करती है, जिससे उसे इरिटेशन होती है। उन आवाजों से वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो खुद जू सियो की तरह हरकतें करने लगी थी। और जब मुंजा ऐसा किया करती थी तो रूम 604 में रहने वाले एलेक्स को ठीक वैसे ही आवाजें आया करती थी जैसे प्रेजेंट में जू सियो के पड़ोसी को आया करती है। एलेक्स को लगता था कि वो आवाजें मुंजा निकाल रही है, इसीलिए उसने गुस्से में मुंजा के घर जाकर उसे हथौड़ी से बुरी तरह मार दिया था, जिसके बाद एलेक्स भी गायब हो गया, जिसके बारे में फिर किसी को कुछ पता नहीं चला। सबको यही लगता है कि मुंजा ने एलेक्स को मार दिया था और इस बात को प्रेजेंट की चेयरमैन ने दबा दिया था। और तब से लेकर आज तक मुंजा के मरने की आवाज इस बिल्डिंग में गूंजती आ रही है, जो सभी को सुनाई देती है। अगले दिन जू यंग अपनी बहन की मिसिंग पोस्टर बांट रही थी, तभी वो चेयरवुमैन को स्पीच देते हुए देखती है, जो वहाँ के लोगों से उस सोसाइटी को तोड़वाकर उसे बेहतर बनाने का वादा कर रही थी। वो देखती है कि उसकी बहन के मिसिंग पोस्टर लोगों के पैरों के नीचे आ रहे थे, जिसे देखकर उसे इतना बुरा लगता है कि वो माइक के वायर निकाल देती है क्योंकि उसकी बहन इस सोसाइटी में गायब हुई है, लेकिन कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है और चेयरवुमैन की वजह से वो पुलिस केस भी नहीं कर पा रही है। अब जब कीहुन जू सियो से बात करता है कि हो सकता है कि उसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया हो, जिसने उसे छुपा के रखा है, और ये बात कीहुन को भी कहीं ना कहीं सही लग रही थी क्योंकि उन्होंने सभी जगह ढूंढ लिया था, तो जू सियो को पक्का बेसमेंट में छुपाया गया होगा क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। इसीलिए ये दोनों छुपकर बेसमेंट के लॉक को तोड़कर अंदर जाते हैं। तो शुरू में उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन आगे जाने पे इन्हें दो अलग अलग तरफ जाने वाले रास्ते दिखते हैं, साथ ही वहाँ एक बंद दरवाजा था। ये दोनों अब दो अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। जू यंग जिस रूम में गई थी वहाँ पर उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है, जो उसे जानी पहचानी लग रही थी क्योंकि उसमें उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट वाले टाइम का चित्र था। जब वो ट्रिप पे जा रहे थे तो एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिस वजह से उसके पेरेंट्स मर गए। इस दौरान उसे पास से अजीब सी आवाजें आने लग गई थी और अब जब वो ड्राइंग बुक देखती है तो सारे चित्र गायब हो चुके थे। दूसरी तरफ कीहुन को एलेक्स की लाश मिलती है, जिसकी कटी हुई गर्दन कीहुन के पास आके गिरती है और अब कीहुन किसी पजेस्ड की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। और जब जू यंग उसे ढूंढते हुए आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। खुद को बचाने के लिए वो कीहुन को पत्थर मारती है। खुद को बचाने के लिए वो ऊपर की खिड़की के पास जाती है, लेकिन कीहुन उसके पैर को पकड़ के उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, पर किस्मत से तभी वहाँ चेयरवुमैन आकर जू यंग को बाहर खींच लेती है
आँख खुलने पे जू यंग चेयरवुमैन के रूम में थी और वहाँ पुलिस को भी बुला लिया गया था ताकि वो बेसमेंट में जूसियो को ढूंढ सके। दोस्तों, जब स्पीच देते वक्त इन दोनों की हाथापाई हुई थी तब चेयरवुमैन को उसके डेफ होने के बारे में पता लग गया था, जिस वजह से उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी और इसीलिए उसने जू यंग की मदद करी। और दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब जू यंग चेयरवुमैन को बताती है कि लोगों को लगता है कि 804 में रहने वाली शिन की बेटी आवाजें करती है, जिस वजह से शोर आता है। और ये सुन के चेयरवुमैन का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि शिन की बेटी की मौत 1.5 साल पहले हो चुकी थी। और ये बात जब जू यंग को पता चलती है तो उसकी भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तब चेयरवुमैन के जाने के बाद उसका बेटा जू यंग के पास आता है, जो दोस्तों असल में वही लड़का था जो पहले जू यंग को देखकर वहाँ से चला गया था। वो यहाँ जू यंग को वार्निंग देता है कि वो बेसमेंट में न जाए क्योंकि उसके हिसाब से वहाँ एक बहुत खतरनाक घोस्ट मौजूद है जो लोगों को कान में दर्द देकर उसे मार देती है। जिसके बाद जू यंग देखती है कि पुलिस वाले बेसमेंट से एक लाश निकाल रहे थे जो किसी और की नहीं बल्कि की-हुन की थी। साथ ही डिटेक्टिव की-हुन की हालत का जिम्मेदार जू यंग को ही बता रहा था। यहाँ जू यंग बेसमेंट में मौजूद लॉक दरवाजे के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हिसाब से वहाँ कोई दरवाजा नहीं था और अब उसे लग रहा था कि पक्का उसकी बहन उस दरवाजे के पीछे ही है। इसीलिए रात में वो उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ उसे अपनी बहन का एक कैमरा दिखाई देता है, जिसकी फुटेज में जू यंग देखती है कि जू सियोक उस कमरे में आने वाली आवाजों को कैप्चर करना चाहती थी क्योंकि दोस्तों से पता लग गया था कि असल में वो शोर शिन के रूम से आ रहा था और पास्ट में जू सियो उस घर में कैमरा लेके चली गई थी जहाँ पर वो कई मशीन को देखती है, जिस वजह से वाइब्रेशन शोर के रूप में सुनाई दे रहा था और अंदर शिन अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी। लेकिन असल में शिन की बेटी वहाँ थी ही नहीं और उससे बात करते हुए शिन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 704 में रहने वाली मुंगजा को उसी ने मारा था क्योंकि वो उसकी बेटी को बुरा भला कहा करती थी। ये सुनकर जू सियो वहाँ से भाग गई थी, लेकिन शिन ने उसको पकड़कर उस पर बुरी तरह हमला कर दिया था। ये देखकर जू यंग को काफी बुरा लगता है और आगे जाने पे उसे अपनी बहन बुरी हालत में मिलती है, जिसे छुड़ाकर वो बाहर की तरफ जा ही रही थी कि तभी वहाँ शिन आ गई थी, जिसे देखकर जू यंग अपनी बहन को पास वाले रूम में छिपा देती है और खुद शिन का सामना करने के लिए चली जाती है। शिन यहाँ उसे जान से मारने की कोशिश करती है। वो जू यंग को बुरी तरह घायल कर उस पर बैठ जाती है। यहाँ पता चलता है कि जब शिन की बेटी घर में खेला करती थी तो मुंगजा उसे बुरा भला कहती थी, जिस वजह से उसने अपनी बेटी को बाहर खेलने भेज दिया था और उसी समय एक ट्रक ने आकर उसे मार दिया था। इन सब का जिम्मेदार शिन मुंगजा को समझती थी और बदला लेने के लिए उसने उस मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था जिनकी वाइब्रेशन से वहाँ के लोगों को अजीब सी आवाजें आने लगती थी, जिस वजह से एलेक्स ने मुंगजा को मारने की कोशिश की थी लेकिन वो जिंदा बच गई थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि जब वो बच गई थी तो शिन ने जाकर उसे जान से मार दिया था और तब से मुंगजा की आत्मा अपार्टमेंट में शोर मचाती थी, लेकिन वो शिन के घर पर नहीं आ पाती थी। और दोस्तों, यहाँ एक और राज खुलता है कि शिन इतने समय से अपनी बेटी की आत्मा के साथ उस घर में रह रही थी जिसे जू यंग ने भी देखा था, क्योंकि जू यंग उसी की तरह है, यानी ये दोनों ही आत्माओं को देख सकते थे। लेकिन शिन जू यंग को मार पाती उससे पहले मुंगजा की आत्मा वहाँ आ जाती है। जू यंग तो बाहर आ गई थी, लेकिन मुंगजा की आत्मा ने शिन को उसी तरह जान से मार दिया था जैसे उसे शिन ने मारा था। इसके बाद जू यंग अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन जू सियो कुछ बोल नहीं रही थी। इसके कुछ दिनों बाद एक नई लड़की जू यंग के अपार्टमेंट के पास वाले रूम में शिफ्ट होती है और एज अ गुड नेबर वो जू यंग के लिए केक लेकर आई थी। यहाँ जू यंग उसे बताती है कि वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहती है। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जू सियो सिर्फ जू यंग को दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब कि जू सियो को शिन ने मार दिया था और जू सियो की आत्मा जू यंग के साथ रह रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोरियन हॉरर मूवी नॉइस की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।